गुड आफ्टरनून बच्चों मैं आज आपको चैप्टर करा रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। अभी तक हमने एक चैप्टर पढ़ा है कंसाइनमेंट अकाउंट। बच्चों जब हम बिजनेस चलाते हैं ना तो हमें क्रेडिट सेल भी करनी पड़ती है। जब हम उधार पे सेल करते हैं ना बच्चों, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो पर्सन को हम सेल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो पर्सन टाइमली पेमेंट करे। जो जनरली नहीं आती पेमेंट, डेटर जनरली हमें क्या करता है कि पेमेंट की डेट बोलेगा और उस दिन कहेगा कि अभी तो नहीं हो पाए, मेरे को कुछ दिन और चाहिए। अब हमने उधार पे सेल कर रखी है, हमें उस पैसों की जरूरत है और हमें टाइमली पेमेंट मिल नहीं रही। दूसरा, अगर मान लो वो पर्सन मना कर देता है पेमेंट करने से, तो हमारे पास कोई लीगल प्रूफ भी नहीं है कि हमने उससे पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने तो उसको नॉर्मल सेल की थी। बिल हमने उसके नाम पर अगर काट भी रखा है तो डेट इज नॉट लीगल डॉक्यूमेंट जिससे हम कोर्ट में प्रूव कर सके कि हमने इस पर्सन को सेल की है और ये अब हमारी पेमेंट नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में बच्चों हम लोग यूज करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि एक तो टाइमली पेमेंट गारंटीड हो जाती है। अभी हम समझ जाएंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। टाइमली पेमेंट गारंटीड कैसे होती है बच्चों? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ना मैं फॉर्मेट बनाता हूं, किस वे में लिखा जाता है। बच्चों मान लो हम दो पर्सन ले लेते हैं, एक को मैं बोल रहा हूं जी और दूसरे को एच। तो जी जो है वो सेलर है जिसने गुड्स बेची है, और एच जो है वो बायर है जिसने गुड्स खरीदी हैं उधार पर। हम अमाउंट मान रहे हैं बच्चों एक बार 2 लाख। पोस्टेज स्टैंप लगाई जाती है, वो वैल्यू के हिसाब से हमें कोर्ट से पूछना पड़ता है। यहां बच्चों वो अमाउंट लिखा जाता है जितने की हम उधार पे सेल कर रहे हैं। हालांकि इसको हम वर्ड्स में भी लिखेंगे। यहां पर जैसे रोहतक, डेट कुछ भी हम लिख देते हैं 15 जुलाई 2020। हमने यहां लिखा 2 मंथ्स, हमने उसको 2 महीने के लिए उधार दिया है, तो हम यहां लिखेंगे 2 मंथ्स आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 2 lakhs ओनली, और साथ में लिख देते हैं फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अभी बच्चों इसके बेनिफिट बताता हूं, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। अब जी ने ये बिल लिखा है तो जी यहां साइन कर देगा और यहां पर वो अपना एड्रेस लिख देगा। जैसे मैं यहां का लिख रहा हूं, हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, और मान लेते हैं कि एच जो है वो भी रोहतक से है, तो एच एक्सेप्ट करेगा, लिखेगा एक्सेप्टेड, यहां पर अपने साइन करेगा और उसके बाद अपना एड्रेस यहां होगा उसका। अब यहां पर जी जो है ना बच्चों वो सेलर है, सेलर है, आप क्रेडिटर भी कह सकते हो, और एच जो है वो बायर है जिसको आप डेटर कह सकते हो। अब इसके बेनिफिट देखना बच्चों, सेलर ने गुड्स बेची उधार पर एच बायर को और उसको कहा कितने टाइम बाद पेमेंट करोगे, वो कहता है 2 मंथ्स। तो हमने कहा ठीक है, फिर ये 2 मंथ्स का हम आपके ऊपर बिल लिख रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लो। तो बच्चों जो यहाँ पर जी है सेलर है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रोअर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रोअर कौन होता है तो आप कहेंगे ही इज सेलर और क्रेडिटर एंटाइटल टू, इसका राइट बनता है पेमेंट लेने का, टू रिसीव मनी। ही ड्रोस द बिल, ये बिल ड्रॉ करता है, लिखता है, ही ड्रोस द बिल ऑन बायर। अब सेकंड नंबर पे बच्चों ड्रोई, ड्रोई वो है जो इसने एक्सेप्ट किया है, तो हम कहेंगे ही इज बायर और डेटर ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बच्चों बिल ड्रॉ किया है। ही इज लायबल टू पे, he is liable to pay the amount on maturity।
और तीसरे नंबर पे बच्चों पेई। अब ये पेई कौन है? ये जैसे बिल है ना, अभी इसके हम एडवांटेज समझने वाले हैं। अब मान लो जी ने एच को सेल की, एच ने कहा 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, जी कहता है कोई दिक्कत नहीं, लीगल डॉक्यूमेंट में मैं लिखवा लेता हूं, आप 2 महीने बाद पेमेंट कर देना। तो पहला एडवांटेज है कि टाइमली पेमेंट गारंटीड हो गई। दूसरा, ये लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर कल को एच पेमेंट नहीं करता तो जी उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है और ये लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर काम आएगा। तो हमें उधार देने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें हर हाल में पेमेंट मिल जानी है। इसके अलावा बच्चों, मान लो जी को पैसे चाहिए तो अर्जेंट, लेकिन एच ने कहा था मुझे उधार पे सेल करो तभी मैं परचेस करूंगा, तो जी ने एच को सेल तो कर दी। और उसके ऊपर बिल लिखने का तीसरा फायदा क्या है, वो चाहे तो इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। ऊपर 2 एडवांटेज लिख दिए हैं बच्चों, तीसरा लिख रहा हूं डिस्काउंटिंग फैसिलिटी। बैंक ना इसके रिगार्डिंग डिस्काउंटिंग फैसिलिटी देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप चाहो तो बैंक में जाकर इस बिल को डिस्काउंट करा लो, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करके 1000, 2000, 3000 वो पीरियड के अकॉर्डिंग रिमेनिंग अमाउंट आपको दे देगा, और मैच्योरिटी पर ड्रॉई से पेमेंट किसको मिल जाएगी? बैंक को। तो अगर बिल को टिल मैच्योरिटी ड्रोअर अपने पास रखे तो वही पेई बन जाता है, लेकिन अगर वो बिल को डिस्काउंट करा ले बच्चों बैंक से, तो जो बैंक है वो पेई हो जाएगा। पेई का मतलब होता है जिसको मैच्योरिटी पर पेमेंट मिलेगी। द पर्सन हु विल रिसीव द पेमेंट ऑन मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी पर पेमेंट रिसीव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? पेई। तो यहां पर पेई का नाम नहीं लिखा होता, वो तो सिचुएशन बेस्ड है। अगर जी बिल को अपने पास रखेगा तो जी ही ड्रोअर के साथ साथ क्या बन जाएगा? पेई। लेकिन वो बिल को अगर डिस्काउंट करा लेता है बैंक से, कि बैंक से अभी हमने पेमेंट ले ली कम लेकर, बैंक ने ब्याज ले लिया कि आपको हम 1,98,000 देते हैं 2 लाख के बदले, तो मैच्योरिटी पर 2 लाख रुपए एच से बैंक को मिलेंगे, तो बैंक बन जाएगा पेई। बच्चों इसको हम इंडोर्स भी कर सकते हैं। जैसे मान लो जी ने आगे पेमेंट आर की करनी है, तो वो चाहे तो इस बिल को आगे एंडोर्स कर सकता है आर को। उसका बेनिफिट ये है कि मान लो मैंने आर के 2 लाख रुपए देने हैं और अभी टाइम पीरियड है, आर ने पेमेंट मांगी नहीं है, वो मेरे को पता है 1 या 2 महीने बाद मेरे से लेगा, तो मैंने क्या किया, एच वाला बिल जो एक्सेप्ट कर रखा है एच ने, आर को भेज दिया कि मैच्योरिटी पर आप एच से पेमेंट ले लेना। तो इसमें इंडोर्समेंट भी पॉसिबल होती है। और बच्चों इसमें मैं आपको यूं समझाना चाहता हूं कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फायदा है कि उसको बार बार रिमाइंड नहीं कराना पड़ता बायर को, क्योंकि उसको पता है बिल लिख रखा है, उसको भी पता है लीगल डॉक्यूमेंट है, अपने आप वो टाइमली पेमेंट करेगा। तो मैं यूं लिख सकता हूं रिलीफ फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर्स। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं बिल के बच्चों। एक्चुअल में जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसमें 2 चीजें हमने पढ़नी है, एक तो ये बिल पढ़ ही रहे हैं, दूसरा प्रोमिसरी नोट। अभी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ही बात कर रहे हैं। तो ये बच्चों मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया। आपसे कोई पूछे कितनी पार्टीज होती हैं तो आप कहेंगे 3। ड्रोअर जिसने पैसे लेने हैं जो सेलर है, दूसरे नंबर पे ड्रॉई जिसने गुड्स खरीदी हैं जिसने पैसे देने हैं, और थर्ड नंबर पे पेई जो मैच्योरिटी पर अमाउंट रिसीव्ड करेगा। अगर सेलर ने अपने पास ही बिल को रखा टिल मैच्योरिटी तो वही का वही पेई हो गया, फिर 2 ही पार्टी रह गई। लेकिन अगर उसने बिल को एंडोर्स कर दिया, डिस्काउंट करा लिया, तो वो जो थर्ड पार्टी है जिसको मैच्योरिटी पर पेमेंट मिलनी है बच्चों वो पेई बन जाएगा। अब बच्चों हमें यहाँ पता है क्या सीखना है कि जैसे सेलर है जिसने बिल लिखा है उसके लिए हम इसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। बी आर शॉर्ट में हम लोग वर्ड यूज करते हैं, बी आर। आप यहां ऑब्लिक भी लिख सकते हैं। और जिसने पेमेंट करनी है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बिल्स पेएबल। इसने मैच्योरिटी पर पेमेंट करनी है। बच्चों मैं इसका मीनिंग भी लिखता हूं बुकिश लैंग्वेज में। आप कह सकते हो ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये जो हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए डॉक्यूमेंट गारंटिंग द पेमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। ये जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, इसमें लिखा होता है कितना अमाउंट देना है, आइदर ऑन डिमांड, क्योंकि अभी ना हम बिल की टाइप पढ़ेंगे,
और एट ए सेट टाइम, जैसे आपने 2 महीने 3 महीने कह दिया तो ये सेट टाइम हो गया, हुज पेयर इज यूजुअली नेम्ड ऑन द डॉक्यूमेंट। अब बच्चों हमने यहां पता है क्या समझना है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और बिल ना एक तरह का ऑर्डर होता है जिसमें हम उसको कह रहे हैं कि आपको मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी 2 महीने बाद, और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा। अमाउंट इसमें सर्टेन होता है बच्चों, अनसर्टेन नहीं हो सकता कि फिक्स है 2 लाख रुपए का बिल है। बच्चों साइन होते हैं ड्रॉअर के भी, और एक्सेप्टेंस होती है उसके भी साइन होते हैं ड्रॉई के। इसके बाद बच्चों यहाँ पर फिक्स डेट होती है। अभी बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, तो मतलब कई सारी फीचर्स हैं इसकी, बेनिफिट है हमारे को, इसलिए उधार सेल के केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत चलते हैं हमारे यहाँ। अब मुझे ना आगे आपको ये समझाना है कि इस बिल को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इसको बच्चों हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट, बिल आफ्टर डेट। अभी मतलब समझ आ जाएगा क्या होता है। बिल आफ्टर साइट, और थर्ड वन इज बिल एट साइट। हालांकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको जनरली एक ही तरह के बिल मिलेंगे, बिल आफ्टर डेट। जो भी मैंने लिखा है ये भी बिल आफ्टर डेट का ही एग्जाम्पल था। इसमें क्या है बिल आफ्टर डेट में बच्चों, इसमें ना यहाँ डेट मेंशन होती है जिस दिन बिल लिखा जा रहा है ना उसकी, और वहां से ये पीरियड काउंट होता है, जैसे 2 मंथ्स का है। तो हम यहां कहेंगे बिल आफ्टर डेट का मीनिंग, वेयर ए बिल इज पेएबल at a fixed period after date, the period begins to run, कहां से शुरू हो जाता है, from the date of drawing the bill, जिस दिन बिल ड्रॉ किया है ना वहां से। बच्चों अगर मान लो मेरे से कोई पूछे कि ये 2 मंथ्स कहां से काउंट होंगे, मैं कहूंगा 15 जुलाई से, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बिल आफ्टर डेट। जब हम क्वेश्चन करेंगे वो लगभग आपके बिल आफ्टर डेट के ही होंगे। अब बच्चों मेरे को ना ऐसे बताना है, इसमें आगे अभी मैं पढ़ता हूं बिल आफ्टर साइट। बिल जैसे मान लो 15 जुलाई को लिखा गया तो वो हो गई डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ किया था 15 जुलाई 2020। और मान लेते हैं कि 2 महीने का है जैसे हमने ऊपर लिखा है। तो मेरे से कोई पूछे मैच्योरिटी डेट क्या होगी, तो मैं कहूंगा मैच्योरिटी डेट, आप यहां से 2 महीने आगे बढ़ो। बच्चों 15 जुलाई है, 15 अगस्त 1 महीना हो गया, 15 सितंबर 2 महीने हो गए, तो मैं कहूंगा 15 सितंबर 2020। लेकिन बच्चों इसमें ऐड करते हैं डेज ऑफ ग्रेस, इसमें 3 दिन ग्रेस में ऐड करने का ट्रेंड है, और ये तब से है जब से बिल्स चले आ रहे हैं। तो आपने क्या याद रखना है बच्चों कि इसमें डेज ऑफ ग्रेस के 3 दिन ऐड कर देंगे। तो मेरे से कोई पूछे मैच्योरिटी डेट क्या है, मैं कहूंगा 18 सितंबर। मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट का मतलब जब पेमेंट करनी होगी बायर को सेलर को, लीगली बाउंड है वो। आपको यहां बताना चाहूंगा बच्चों, हमारे यहां ये जो बिल्स है ना इसको रेगुलेट करता है इंडियन नेगोशिएबल एक्ट। इंडियन नेगोशिएबल एक्ट गवर्नमेंट का एक्ट बना हुआ है 1881 का, तो आप समझ सकते हो कितना पुराना है। तो उस टाइम से ये बिल चल रहे हैं, और इवन उससे भी पहले तो उसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड किया करते थे। तो मैच्योरिटी डेट जब भी कैलकुलेट करनी होगी ना बच्चों तो ये यूं होगी। हम क्वेश्चन करती बार बच्चों ड्यू डेट लिखे मैच्योरिटी डेट लिखे एक ही तरह से बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ड्यू डेट का मतलब होता है यहां से सीधा 2 महीने, जैसे 15 सितंबर, और उसमें जब हम ग्रेस के डेज ऐड कर देते हैं तो मैच्योरिटी डेट आ जाती है। लेकिन हम जिस बुक से पढ़ते हैं उस बुक के अंदर आपको सीधा ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट में अंतर ही नहीं बता रखा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ड्यू डेट पूछे मैच्योरिटी डेट पूछे, आपके 2 महीने 3 महीने जितने भी हैं ऐड करके 3 डेज ग्रेस के ऐड कर देंगे जब भी बिल आफ्टर डेट होगा। तो ये आपने याद रखना है बच्चों बिल आफ्टर डेट में। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो डेट ऑफ बिल होती 1 अगस्त 2020 और बिल होता 3 मंथ्स का। तो मेरे से कोई पूछे कि आप बताओ मैच्योरिटी डेट क्या होगी, मैं कहूंगा देखो
1 सितंबर 1 महीना, 1 अक्टूबर 2 महीने, 1 नवंबर 3 महीने। 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 दिन ग्रेस के। तो ये हो गया हमारा 4 नवंबर 2020। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, पहले ये चीजें सीख लेंगे हम। अब बच्चों इसमें मेरे को सेकंड बताना है बिल आफ्टर साइट। मतलब समझना क्या होता है बिल आफ्टर साइट का। कई बार बच्चों सेलर और बायर में एग्रीमेंट होता है कि बायर जिस दिन बिल एक्सेप्ट करेगा, उनमें ना कई बार टाइम गैप होता है कि सेलर और बायर एक जगह से नहीं है, एक प्लेस से नहीं है। सेलर माल भेज रहा है और साथ में बिल भेज रहा है और उसको कहता है एक्सेप्ट कर लेना, तो वो पर्सन कहता है कि मेरे पास जब बिल पहुंचेगा माल के साथ तो मुझे तो वहां से आप 2 महीने दो। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल ऐसे लिख कर दे रहा हूं कि पीरियड एक्सेप्टेंस की डेट से काउंट होगा, जो डेट ऊपर लिखी है वहां से नहीं, उसमें एक्सेप्टेंस के नीचे ड्रॉई डेट भी डालेगा जिस दिन एक्सेप्टेंस देगा। तो मैं इसका मीनिंग लिख रहा हूं, आप कहेंगे बच्चों वेयर बिल इज पेएबल एट ए फिक्स पीरियड आफ्टर एक्सेप्टेंस से ये पीरियड काउंट होगा बच्चों। हम लिख देंगे द पीरियड begins to run from the date of acceptance। ग्रेस के डेज वैसे ही ऐड होंगे बच्चों, हमें क्वेश्चन में बता रखा होगा कि बिल किस दिन एक्सेप्ट हुआ है और वहां से वो पीरियड काउंट होगा। तीसरे नंबर पे होते हैं बच्चों बिल एट साइट। इसका हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वैसे जब बड़े क्वेश्चन करेंगे या कुछ, इसका मतलब होता है जैसे ही वो प्रेजेंट करेगा बिल उसी दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब इसमें टाइम मेंशन नहीं होता उसका, जब आपके पास चक्कर लगेगा वो कहता है बिल साथ लाऊंगा ये वाला डॉक्यूमेंट और आप मेरे को पेमेंट कर देना। हमने कहा चलो ठीक है, आपके नेक्स्ट चक्कर पे हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो हम इसको कह सकते हैं वेयर नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन इन द बिल। उसका टाइम पीरियड मेंशन नहीं होता। इट इज पेएबल ऑन डिमांड। इसकी पेमेंट जो करनी होती है ना बच्चों, ऑन डिमांड करनी होती है कि जैसे ही वो बिल प्रेजेंट करेगा, इसलिए इसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं होते। सच बिल्स आर नॉट एंटाइटल टू डेज ऑफ ग्रेस। इनमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं होते। अभी बच्चों कुछ चीजें बतानी है आपको क्वेश्चन करने से पहले। जैसे अभी हमने ना मैच्योरिटी डेट कंप्यूट की थी बच्चों, तो मुझे आपको ऐसे बताना है कि ये जैसे मैच्योरिटी डेट 18 सितंबर है, मान लो बच्चों इस दिन संडे है या कोई भी छुट्टी है जिसको गेस्टेड हॉलीडे कहते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो वो कोई भी डे आ गया, तो उस केस में अगर उस दिन गेस्टेड हॉलीडे है, संडे है, तो एक दिन पहले हो जाएगी मैच्योरिटी डेट। जैसे यहाँ 18 सितंबर है, इस दिन आप कहते हो सर संडे है, छुट्टी है, तो मैं कहूंगा फिर 17 सितंबर हो जाएगी मैच्योरिटी डेट। इसी तरह यहां मान लो 4 नवंबर है, तो आप कहते हो सर इस दिन ना छुट्टी है, हॉलीडे थी, गेस्टेड हॉलीडे कोई भी हम ओकेजन मान लेते हैं, तो हम कहेंगे अगर इस दिन छुट्टी है ना तो एक दिन पहले हो जाएगी मैच्योरिटी। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ जाए, जिसको डिक्लेयर्ड हॉलीडे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एकदम से छुट्टी डिक्लेयर कर दी, वैसे कोई प्री प्लान छुट्टी नहीं थी, कोई गेस्टेड हॉलीडे नहीं था, इमरजेंसी हॉलीडे कहते हैं, डिक्लेयर्ड हॉलीडे, और उसी दिन हमारे बिल की मैच्योरिटी है, तो उसमें एक दिन पहले नहीं बच्चों, एक दिन बाद का हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बच्चों मुझे आपको बताने हैं नेचर ऑफ बिल। आपको इसको बड़े ढंग से समझना है कि ये नेचर ऑफ बिल क्या होते हैं। बच्चों इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग। फर्स्ट बिल आफ्टर डेट, सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं बच्चों हमारे। दूसरे नंबर पे बिल आफ्टर साइट, और तीसरे नंबर पे बिल एट साइट। बच्चों अभी तीनों की क्लैरिटी हो जाएगी, बिना कहे ये बिल होते हैं। बिल आफ्टर डेट, देखो बच्चों जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है ना, उसमें ड्रॉई को एक फिक्स पीरियड देता है। जैसे फॉर एग्जांपल
हम मान लेते हैं कि ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा 1 अप्रैल को 3 मंथ्स का। तो मेरे से कोई पूछे कि आप बता सकते हो कि इस बिल की ड्यू डेट क्या होगी, मैं कहूंगा हाँ 1 अप्रैल 3 महीने, 1 मई 1 महीना हो गया, 1 जून 2 महीने हो गए और 1 जुलाई 3 महीने हो गए। तो बच्चों वाकई में ही ड्यू डेट हो गई बिल की 1 जुलाई। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बिल के केस में डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं। ये डेज ऑफ ग्रेस 3 डेज का पीरियड होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये 1 अप्रैल क्या है। ये 1 अप्रैल बच्चों बिल के ऊपर लिखी हुई डेट है, जिस दिन बिल को लिखा गया था वो डेट। और उसने आपको 3 महीने का टाइम दिया था। तो मेरे से कोई पूछे ड्यू डेट, मैं कहूंगा 3 महीने ऐड कर लो और उसके बाद उसमें 3 दिन ऐड कर दो तो मैच्योरिटी डेट आ जाएगी। इस मैच्योरिटी डेट पर ड्रॉई ड्रॉवर को पेमेंट करने के लिए लायबल है। और अगर ड्रॉवर ने वो बिल को किसी और को एंडोर्स कर दिया है, बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, तो ड्रॉई उस पर्सन को जिसके पास बिल है, जिसको होल्डर ऑफ बिल कह सकते हो, जिसको आप पेई कह सकते हो, उस पर्सन को पेमेंट करने के लिए लीगली बाउंड है। बच्चों साइड का मतलब होता है एक्सेप्टेंस के बाद। कई बार पता क्या होता है, देखो बच्चों, मान लो एक पर्सन जो है उसको हम कोई चीज सेल करना चाहते हैं, उसको हमने सैंपल दिखाया। अब हमने उसको सैंपल दिखाया, उसको वो चीज पसंद आ गई, तो उसने हमें ऑर्डर कहा, कहता है 1000 यूनिट ये मेरे को दे दो। हमने कहा अभी तो फैक्ट्री में बननी है, हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर है। कहता है जितनी जल्दी हो सके मेरे को अवेलेबल करा दो। हमने उसको जो वो चीज दिखाई थी, हमने उसको कहा कि 1000 यूनिट के हम आपसे 1 लाख रुपए ले लेंगे। जनरली हम लोग लेते हैं 1 10 1 15। और उसने उस टाइम पे कहा, कहता है मेरे को 2 महीने का आपको गैप देना पड़ेगा, मैं पेमेंट तो बेचने के बाद ही कर पाऊंगा, मेरे पास अभी नहीं है। हमने कहा उधार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है। अब हमने उसको कहा था माल अभी तो नहीं है, तो उसने हमसे कहा कि अभी तो आप कह रहे हो 1 लाख रुपए ले लूंगा, आप कहीं 1 महीने बाद कहो इन्फ्लेशन हो गई है, ये हो गया है। तो वो कहते हैं ऐसे करो, आप मेरे ऊपर बिल अभी का लिख दो, 1 लाख रुपए हमारी डन हो गई जब मेरे को सामान लेना है। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा एक्सेप्टेंस अभी दे दो। कहता है क्यों, सामान दोगे तब एक्सेप्टेंस दूंगा। कहता है आप बिल लिखो आफ्टर साइट, कि उसका जो पीरियड काउंट होगा वो एक्सेप्टेंस के बाद से होगा। जो एक्सेप्टेंस की डेट होगी वहां से काउंट होगा, ना कि जिस दिन बिल के ऊपर डेट लिखी है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के नीचे भी डेट लिखी जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, बिल आफ्टर साइट। जैसे मान लो ये 1 अप्रैल को बिल लिखा गया और वो कहता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, बिल को एक्सेप्ट किया गया 20 अप्रैल को, जब हमने उसको माल भेजा तभी उसने बिल एक्सेप्ट किया। अब हमने उसको 3 महीने का टाइम दे रखा है। तो मेरे से कोई पूछे अगर बिल आफ्टर साइड है, आफ्टर डेट हुआ तो यही रहेगी मैच्योरिटी डेट, उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता बिल किस दिन एक्सेप्ट किया है। लेकिन अगर बिल आफ्टर साइट हुआ बच्चों, तो पीरियड कहां से काउंट होगा, आप कहोगे सर एक्सेप्टेंस की डेट से। उस केस में बिल के ऊपर जो पहले डेट लिखी हुई है वो रेलेवेंट नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा होगा कि बिल के ऊपर 3 महीने ड्रॉवर ड्रॉई को दे रहा है आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 20 अप्रैल को। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, यहां से 3 महीने गिने, आप कहोगे ड्यू डेट 20 जुलाई, 3 महीने सीधा ऐसे ही गिनते हैं ना बच्चों, 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई। अब बच्चों 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दो, हमने किए मैच्योरिटी डेट। मैंने इसमें 3 दिन ऐड किए तो ये हमारी आ गई 23 जुलाई बच्चों। ये हमारा बिल आफ्टर साइट का हो गया। बिल आफ्टर साइट और बिल आफ्टर डेट में आप क्या अंतर याद रखेंगे बच्चों, आप कहेंगे जो बिल आफ्टर डेट होता है ना, उसका मतलब होता है पीरियड काउंट होगा जिस दिन बिल लिखा गया है, और बिल आफ्टर साइट का मतलब होता है पीरियड काउंट होगा एक्सेप्टेंस की डेट के बाद से। और लास्ट वन बच्चों बिल एट साइट। आप बिल एट साइट को कुछ भी नाम से बोलो, आप ये कह सकते हो बिल ऑन डिमांड, मतलब जैसे ही वो पर्सन आपको प्रेजेंट करेगा तुरंत आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप ड्रॉई हो तो। मतलब आप इस बिल का मतलब समझने की कोशिश करो कि इस बिल का मतलब क्या है। ऐसा मैं बताता भी हूं कि आपको यूज कहाँ होता है, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट बने बच्चों बिल एट साइड का। आप बिल्कुल ऐसे कह सकते हो इसको, बिल ऑन डिमांड, बिल ऑन प्रेजेंटेशन,
तो मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि ये यूज कहाँ होता है। देखो मान लो बच्चों, जिस पर्सन से मैं सामान परचेज कर रहा हूं ना, वो किसी और शहर से है। वो हमारे पास अपनी कंपनी के सैंपल लेकर आता है और सैंपल हमें पसंद आ गया। हमने कहा ये हमारे को मिल सकती है 20 यूनिट। एक यूनिट मान लो बच्चों 3,000 रुपए की थी, तो 20 यूनिट 60,000 रुपए की हो गई। तो वो कहता है मिल तो जाएंगी, मेरे पास है भी सही इस टाइम पे व्हीकल में, लेकिन कैश देना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, कैश तो हमने आज तक परचेज नहीं की, कोई डिफेक्टिव निकलती है किसको वापसी करेंगे, तो आप हमें कम से कम 3 महीने का टाइम दो। तो वो कहता है मेरे को कंपनी से पूछना पड़ेगा। उसने कंपनी में फोन किया, जो भी आगे उससे लीडिंग पर्सन है, तो उस पर्सन से उसको मिला कि आप बिल 3 महीने की बात मत करो, जिस दिन अगला चक्कर लगेगा। जनरली उस पर्सन का अगला चक्कर 2 से 2.5 महीने बाद लगता है, हो सकता है कई बार 3 महीने भी प्लस हो जाए। तो कहते हैं जब भी मेरा नेक्स्ट विजिट होगा, आपको मैं बिल प्रेजेंट करूंगा, तब आपको मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बिल एट साइट, जिसको आप ये भी कह सकते हो बिल पेएबल ऑन डिमांड, बिल पेएबल ऑन प्रेजेंटेशन। दिखाते ही आपको बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चनों में नहीं मिलेंगे बच्चों। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे? बच्चों नहीं होंगे। क्वेश्चन आता है क्यों नहीं होंगे डेज ऑफ ग्रेस? जब दिखाते ही पेमेंट करनी पड़ेगी तो डेज ऑफ ग्रेस कैसे हो सकता है? तो मेरे से कोई पूछे इसमें मैच्योरिटी डेट क्या होगी, मैं कहूंगा प्रेजेंटेशन, जिस दिन प्रेजेंट किया जाएगा। कोई स्पेसिफाइड डेट थोड़ा है ना, तो इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं, और कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं है कि जिस दिन ये प्रेजेंट किया जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे मैच्योरिटी डेट नोट स्पेसिफाइड। ये स्पेसिफाइड नहीं है। ये कब देना पड़ेगा? जब डिमांड करेगा वो पर्सन, आपको प्रेजेंट करेगा। मैच्योरिटी डेट, द डेट ऑन विच बिल विल बी प्रेजेंटेड। जिस दिन वो बिल प्रेजेंट करेगा ना, उसी दिन मैच्योरिटी डेट बन जाएगी। इसलिए आप इसमें एक फीचर लिख सकते हो, ग्रेस डेज आर नोट एडिड। इसके केस में ग्रेस के डेज ऐड नहीं होते, ये इसकी फीचर है। तो एक बार फिर बताता हूं बच्चों, बिल आफ्टर डेट कोई पूछे तो क्या कहोगे आप? बिल आफ्टर डेट के लिए आप कहोगे सर इसका मतलब होता है कि बिल के ऊपर जो डेट लिखी है वहां से पीरियड काउंट होगा, जिस दिन बिल लिखा गया था। और बिल आफ्टर साइड का मतलब जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ था, उसके ऊपर, बिल के ऊपर पहले डेट क्या लिखी है ये मैटर नहीं करता। और तीसरे नंबर पे बच्चों बिल एट साइट। तो बिल एट साइट के केस में क्या याद रखोगे? ऑन डिमांड, एट प्रेजेंटेशन। जैसे ही प्रेजेंट करेगा तभी उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बच्चों मुझे सिर्फ इतनी सी बात आपको बतानी है। क्या होता है कि जिस दिन मैच्योरिटी डेट होती है ना, उस दिन हो सकता है छुट्टी का दिन हो। अब अगर वो कोई छुट्टी का दिन है तो उस दिन कैसे मैच्योरिटी डेट हो जाएगी? इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कोई भी जो गेस्टेड हॉलीडे है, पहले से पता है कि उस दिन की छुट्टी है, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो इन दैट केस बच्चों एक दिन पहले डेट ऑफ मैच्योरिटी माना जाएगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी विल हैपन 1 डे अर्लियर। एक दिन पहले ही हो जाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी। जैसे मान लो आपकी मैच्योरिटी की डेट आई 26 जनवरी, तो मेरे से कोई पूछे अब, मैं कहूंगा 25 जनवरी। लेकिन अगर उस दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए, इमरजेंसी हॉलीडे को ना डिक्लेयर्ड हॉलीडे कहते हैं, जो अचानक एकदम से हो जाए, कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है डिक्लेयर्ड हॉलीडे, किसी भी कारण से हो सकती है, स्टेट के कारण भी, सेंट्रल के कारण भी, मतलब कुल मिलाकर इमरजेंसी हॉलीडे है जो पहले प्रेडिक्टेबल नहीं थी, तो उस केस में डेट ऑफ मैच्योरिटी विल हैपन 1 डे आफ्टर। एक दिन बाद होगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी विल हैपन 1 डे आफ्टर, एक दिन बाद होगा। इस चीज को बच्चों हम ध्यान रखेंगे। अब छोटी छोटी कुछ चीजें याद रखनी है जो बच्चा जनरली गलती कर देता है। देखो बच्चों, मान लो 31 जनवरी को आप बिल लिख रहे हो, यार कुछ भी मान लेते हैं,
एक बार नॉन लीप मान रहा हूं, फिर लीप ईयर मान लूंगा। बच्चों 31 जनवरी मान लेता हूं 2022 है। मेरे से कोई कहता है कि आप बताओ ना, एक महीने का बिल है, मैच्योरिटी डेट क्या होगी? मैं कहूंगा पहले देखो, मैच्योरिटी डेट से पहले ड्यू डेट निकलेगी, फिर 3 दिन ऐड करेंगे। कहता चलो। मैंने कहा यहां से एक महीना, ये महीने की लास्ट डेट है, अगर वहां 31 फरवरी होता तो 31 फरवरी ही आएगा। लेकिन ये थोड़ा कि मैं कहूंगा अब 3 मार्च हो गया, नहीं बच्चों, एक महीना तो 28 फरवरी को ही हो जाएगा, और उसमें 3 दिन ऐड करेंगे। तो 3 दिन बच्चों जब हमने इसमें ऐड किए तो ये बन गया 3 मार्च। दैट इज योर मैच्योरिटी डेट 2022। ये चीज हम याद रखेंगे। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, मुझे बात क्लियर करनी है। कुल मिलाकर अगर 31 जनवरी है 2022 और बच्चों 2 महीने लिखे हैं, एक नहीं 2 महीने, तो अब कैसे काउंट करेंगे? फरवरी एंड, क्योंकि ये 31 जनवरी है, मार्च 31। मैं तो बोलने में ऐसे भी बोल जाऊंगा फरवरी 31 ना आता हो, मेरे को फरवरी में करना क्या है, मेरे को तो 2 महीने है। मार्च 31, मार्च में तो होता है ना 31, तो 31 मार्च, क्योंकि मैं तो महीना उसी डेट से पूरे एक महीने बाद की डेट बोलूंगा वही, और 3 दिन ग्रेस के बच्चों। यहां क्या हो गया बच्चों? 3 अप्रैल, ऐसे बच्चों। लेकिन आप कहते हो सर एक बार इसका आंसर देना। मान लो 28 फरवरी है, ठीक है, महीने की अपनी तरफ से होगी लास्ट डेट, एक महीना। अब बच्चों 28 फरवरी है, एक महीना, मेरे से कोई पूछे क्या होगा, मैं कहूंगा 28 मार्च। कहता है क्यों 31 मार्च क्यों नहीं? बच्चों 28 फरवरी से तो 28 मार्च ही बोला जाएगा। तो ये बच्चों 28 मार्च में अब मैं 3 दिन ग्रेस के ऐड कर रहा हूं, तो ये हमारा हो गया 31 मार्च। मतलब अगर मुझे कोई कहे 30 जून से एक महीना, मैं कहूंगा 30 जुलाई। वो कहेगा महीने की तो 31 जुलाई भी होती है, तो मैं कहूंगा 30 जून से एक महीना पूछा है ना, तो 30 जुलाई को ही होगा। और वो कहता है हमारे को कि आप ये बताओ फिर 31 मई से एक महीना, मैं कहूंगा 31 जून, जून में 31 होती नहीं 30। कहता है ये सही है तुम्हारा। सही क्या है? महीने की लास्ट डेट है 31 मई, मैं तो 31 जून ही कहूंगा। अब जून में 31 आती नहीं, तो ये थोड़ा 1 जुलाई को महीना होगा। आपने मेरे को डेज थोड़ा बोले हैं, अगर इसकी जगह आप मेरे को डेज बोलो तो फर्क पड़ता है। जैसे मान लो आप 28 फरवरी है और आप मेरे को कहते हो 30 दिन, और इसकी जगह मान लो 31 जनवरी है और आप मुझे कहते हो 60 दिन, तो बच्चों मैं फिर अलग ही तो ढंग से गिनूंगा ना। अब पता है बच्चों डेज गिनते कैसे हैं? जैसे 28 फरवरी है, मेरे को 30 दिन बोले, तो उस दिन को तो मैंने लेना नहीं है। जैसे 28 फरवरी है, इससे आगे के 30 दिन मिले हैं। 28 फरवरी के बाद 1 मार्च से 30 मार्च 30 दिन हो गए, 30 मार्च, और 3 दिन ग्रेस के बच्चों, तो क्या हो गई 2 अप्रैल। और अगर यही 60 दिन होते तो आप कहते सर जनवरी की 31 है, जनवरी को तो ओवर करो, फरवरी के 28। मैंने कहा ठीक है। आपने कहा मार्च की 31, मैं कैसे कर रहा हूं कि 28 के बाद अभी 32 डेज बचे हैं, 31 हो गई मार्च की। अप्रैल की फर्स्ट बच्चों, और उसमें फिर 3 दिन, तो क्या हो जाएगा 4 अप्रैल। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल वे में चलेंगे हम लोग। तो अभी एक बार बच्चों में क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं, जिसके लिए मैंने ये सारा किया है, अटेम्पटेशन सब कुछ सिखा दूंगा बच्चों। आपने सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि मैं कर कैसे रहा हूं, ठीक है। तो अब एक बार देखो बच्चों, क्वेश्चन करते हैं, उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने, कहता है फाइंड आउट द मैच्योरिटी डेट्स ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो आपको मैच्योरिटी डेट फाइंड आउट करनी है बच्चों। इन्होंने टोटल 8 सिचुएशन दी है, 1 to 8। हम डेट ऑफ बिल लिख देंगे, पीरियड लिख देंगे, ड्यू डेट आपकी मर्जी है, आपको फाइंड आउट करनी है या नहीं। नहीं तो सीधा ही हम क्या लिखेंगे, मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट का मतलब 3 डेज ऐड करने के बाद। तो हमने स्टार्ट किया। आप बच्चे ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, एक ना आप ऐसे टेबल बना देंगे, ऊपर टेबल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हमारे मेन क्वेश्चन जर्नल के होने हैं, ये तो जस्ट बाद में वर्किंग नोट का काम रह जाना है। यहां आप लिखो सीरियल नंबर, जो केसेस है, आप केस भी लिख सकते हो वर्ड। यहां आप लिखो डेट ऑफ द बिल्स, जो बिल है ना यहाँ क्वेश्चन में गिवन, उसकी डेट लिखो आप
थर्ड वन पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए है, और फोर्थ वन बच्चों मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। मैंने बोला है आपने ड्यू डेट निकालनी हो तो ड्यू डेट भी निकाल सकते हो और उसके बाद 3 डेज ऐड कर लो, लेकिन हम सीधा मैच्योरिटी डेट निकाला करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में वो ड्यू डेट पूछ रहा है तो बच्चों है वो मैच्योरिटी डेट ही, उसने वैसे लिख दिया है। जैसे देखो 1 फरवरी और 2 मंथ्स, तो मैंने यहां लिखा 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे बच्चों। 1 फरवरी 2018 2 मंथ्स। अब बच्चों मैं आपको बताता हूं, फरवरी 1 है, 2 महीने हैं, तो आप कहोगे 1 मार्च 1 अप्रैल, 3 दिन ग्रेस के बच्चों, तो ये हमारा हो गया 4 अप्रैल 2018। अब बच्चों सेकंड केस, हमें इसने कहा है 31 जनवरी, 3 महीने। आप सिर्फ ये देखना कि मैं गिनता कैसे हूं अपने पास, क्योंकि मुझे बीच में जो बोल रहा हूं वो तो कुछ करना नहीं है, वैसे ही बोलना है। तो मैं कहूंगा 31 जनवरी, 31 फरवरी। आप कहोगे सर 31 फरवरी थोड़ा होता है, लेकिन बीच में बच्चों बोलने में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मुझे अपना सीधे पे जाना है। 31 मार्च, 31 अप्रैल, 31 अप्रैल भी नहीं होता, क्या होता है बच्चों, 30 अप्रैल। अब 30 अप्रैल के बाद मैं कहूंगा 3 दिन ग्रेस के, तो आप कहोगे 1 मई, 2 मई, 3 मई, तो 3 मई 2018। अब बच्चों 30 सितंबर 2018 2 मंथ्स। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, सितंबर 30 है, आपने पहला महीना बोला 30 अक्टूबर, हालांकि 31 अक्टूबर भी होता है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा कह रहे हो हर महीने की एंड डेट। आप कहोगे 30 सितंबर से एक महीना 30 अक्टूबर, और 30 नवंबर बच्चों 2 महीने। अब 30 नवंबर के बाद 3 दिन ग्रेस के, तो 3 दिसंबर। अब देखो बच्चों फोर्थ केस, इसने हमें दिया है 30 सितंबर, 3 मंथ्स। अब आप 30 सितंबर से 3 महीने काउंट करेंगे तो आप कहेंगे 30 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर को बच्चों 3 महीने हो गए। अब 3 दिन ग्रेस के ऐड करने हैं, तो आप कहोगे 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, तो बच्चों ईयर ही चेंज हो जाएगा, जनवरी का मतलब नेक्स्ट ईयर, तो ये 2 जनवरी 2019। इससे नेक्स्ट बच्चों 29 दिसंबर, 2 महीने। अभी ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले 2018 है, 2019 एक नॉन लीप ईयर है। फर्क क्या पड़ता है लीप ईयर नॉन लीप ईयर में, जैसे बच्चों यहां पर मैं 28 फरवरी कह रहा था, उसमें 29 फरवरी भी होती है। पता कैसे लगेगा लीप ईयर है, तो हमें ध्यान रखना है लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से कैंसिल हो जाती है तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। जैसे यहाँ पर 2016 हो, 20 हो, 24 हो, 12 हो, तो जो भी लास्ट की 2 डिजिट जिस भी ईयर की 4 से डिवाइड हो गई, इसका मतलब वो लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो उस केस में फरवरी के कितने डेज होंगे, 29। लेकिन जैसे यहाँ मैं क्वेश्चन में देखूं तो 2018 29 दिसंबर, आप मेरे को इससे आगे 2 महीने कह रहे हो, तो मैं कहूंगा अब तो 2019 आएगा, तो वो तो एक नॉन लीप ईयर है, उसमें तो क्या होगी 28 फरवरी। तो बच्चों 29 दिसंबर से 2 महीने। तो आपने गिनने शुरू किया, आपने कहा 29 जनवरी, 29 फरवरी, लेकिन फरवरी में तो 29 आएगी ही नहीं, तो 28 फरवरी को हमारे 2 महीने हो जाएंगे बच्चों। और अब उसके बाद 3 दिन ग्रेस की, आप कहोगे 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 3 दिन ऐड करने हैं ना, 2019। इससे नेक्स्ट है बच्चों 31 दिसंबर 2018 2 मंथ्स। अब मेरे से कोई पूछे अब 2 महीने, मैं कहूंगा देखो 31 जनवरी, 31 फरवरी, अगेन फरवरी में 31 नहीं आएगा, तो क्या रह जाएगा 28 फरवरी, और 3 दिन ग्रेस के 3 मार्च। तो हमने यहां लिखा बच्चों 31 दिसंबर 2 मंथ्स, तो ये बच्चों 3 मार्च बिल्कुल सेम ऊपर की तरह, क्योंकि रीजन क्या है 29 हो या 31, 2 महीने तो 28 फरवरी को ही ओवर हो रहे हैं, क्योंकि फरवरी में ना तो 31 आएगी, नॉन लीप ईयर है, और ना ही 29। इसे नेक्स्ट है बच्चों 15 जुलाई, 30 डेज। अब 30 दिन है बच्चों, ध्यान से काउंट करोगे। अब अगर बच्चों आप मेरे से कहते हो अब बताओ सर, तो मैं कहूंगा देखो जुलाई में 31 डेज होते हैं,
15 जुलाई को बिल लिखा गया है, तो इस डेट को भी इंक्लूड नहीं करना। तो आप कहोगे सर जुलाई के 16 दिन। मैंने कहा कैसे लाए? आपने कहा जुलाई 31 में से सर 15 हटा दिए। मैंने कहा ठीक है, फिर जुलाई 31 में से 15 हटा दिए, 16 दिन जुलाई के हो गए, तो अगस्त के 14 और 3 दिन ग्रेस के बच्चों। अगर 14 अगस्त में 3 दिन ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 27 जनवरी है एक महीना, तो मैं कहूंगा 27 जनवरी से 27 फरवरी एक महीना हुआ, 2016 है बच्चों। 4 पे कैंसिल होता है, लीप ईयर है। आप कहोगे 27 फरवरी के बाद 3 दिन ग्रेस के ऐड करो, मैं कहूंगा 28 फरवरी, 29 फरवरी, उसके बाद बच्चों 1 मार्च। 29 फरवरी क्यों? क्योंकि लीप ईयर है, उसमें तो 29 आएगी। तो हमने लिखा बच्चों, हमने यहाँ लिखा बच्चों 27 जनवरी 2016, 1 मंथ। तो यहाँ से 27 फरवरी, 3 दिन ग्रेस के, 28, 29 और 1 मार्च 2016। तो ये बच्चों हमारे आंसर आ गए। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इसमें ना नीचे इमरजेंसी हॉलीडे दे रखी है 25 जुलाई। तो जिसकी मैच्योरिटी डेट 25 जुलाई होगी, हम उसका एक दिन आगे बढ़ा देंगे, मतलब 26 जुलाई हो जाएगी। अभी ये हमें कह रहा है फाइंड आउट द मैच्योरिटी डेट्स ऑफ द बिल इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस बच्चों 23 नवंबर, 2 महीने। आप कहोगे सर 23 नवंबर है, 2 महीने हैं, 23 दिसंबर, 23 जनवरी। 3 दिन ग्रेस के, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। अब बच्चों 26 जनवरी तो पब्लिक हॉलीडे होता है, गेस्टेड हॉलीडे है। तो आप कहोगे सर फिर एक दिन पहले हो जाएगा। तो एक दिन पहले क्या हो जाएगा बच्चों? 25 जनवरी। तो हम लिखते हैं यहाँ। और 2018 अगर नवंबर की बात कर रहे हो और जनवरी में पहुंच गए तो 2019 हो जाएगा। टेबल का नाम देने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो फिर लिख दो टेबल शोइंग मैच्योरिटी डेट, बाकी नीड नहीं है। हम टेबल तो इसलिए बना रहे हैं कि सारे पार्ट को अलग अलग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट केस 23 नवंबर 2018, 2 मंथ्स। तो हमने बच्चों कैलकुलेट कर लिए 26 जनवरी, इसलिए 25 जनवरी, क्योंकि उस दिन गेस्टेड हॉलीडे होता है। इससे नेक्स्ट बच्चों सेकंड पार्ट 27 नवंबर, 3 मंथ्स। हमने बच्चों काउंट की, 2019 आएगा तो वो नॉन लीप ईयर है। 27 दिसंबर, 27 जनवरी, 27 फरवरी। अब फरवरी 27 है। आप कहोगे एक तो सर 3 दिन ग्रेस के ऐड करने हैं ना, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 2 मार्च हो जाएगी हमारी। बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि मैंने 29 क्यों नहीं गिना? क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है। मैंने यहां लिखा 27 नवंबर 2018, 3 मंथ्स। तो बच्चों मैं 3 मंथ्स काउंट कर रहा हूं, 2 मार्च 2019। इससे नेक्स्ट बच्चों 29 मई है, 4 मंथ्स है, हमने काउंट की। 29 जून, 29 जुलाई, 29 अगस्त, 29 सितंबर। उसके बाद बच्चों आप कहेंगे 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो क्या है? गांधी जयंती, गेस्टेड हॉलीडे है। तो एक दिन पहले 1 अक्टूबर हो जाएगा बच्चों। ईयर वही रहेगा, वो तो तब चेंज होता है ना जब आप नेक्स्ट ईयर में जाते हैं। तो उसी ईयर में है, तो हम ऐसे लिखेंगे 29 मई 2018, 4 मंथ्स। तो बच्चों 1 अक्टूबर 2018। इससे नेक्स्ट है बच्चों 23 मई और 60 डेज। तो मैं कहूंगा अच्छा 23 मई 60 डेज। तो हम ना बच्चों ऐसे ही कर लेते हैं, यहीं पर काउंट पहले। मई 23 तो इसने दिया है, टोटल 31 होते हैं, उसमें से 23 लेस कर दो तो 8। उसके बाद टोटल 60 दिन बनाने हैं ना, तो जून के 30, यहां तक 38 डेज हो गए। कितने रह गए 60 में से लेस करूं? तो आप कहोगे सर 22 जुलाई की 22, 3 दिन ग्रेस के, 25 जुलाई। ये तो मैं आपको कहाँ लेकर आया? उस दिन तो इमरजेंसी हॉलीडे थी। अब 25 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे है, तो क्या हो जाएगा? 26 जुलाई बच्चों। हमने यहां लिखा बच्चों 23 मई 2018, 60 डेज। तो ये बच्चों मैंने 60 डेज ऐड किए, 25 जुलाई तो 26 जुलाई, क्योंकि उस दिन क्या था? इमरजेंसी हॉलीडे।
तो इसलिए एक दिन आगे हो गया। इससे नेक्स्ट बच्चों 13 जुलाई 2018 30 डेज। अब आप कैसे करेंगे बच्चों? जुलाई है 13, 31 टोटल होते हैं, उसमें से 13 हटा दो तो आप कहोगे सर 18 दिन। 31 में से 13 लेस करोगे तो 18 दिन जुलाई के हो गए। अब टोटल कितने हैं? 30, तो अगस्त के 12 प्लस 3 दिन ग्रेस की, अगस्त 15। आप कहोगे सर 15 अगस्त को अगेन गेस्टेड हॉलीडे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 14 अगस्त। तो हमने यहां लिखा 13 जुलाई 2018 30 डेज। 15 अगस्त बन रहा है, लेकिन वो क्योंकि गेस्टेड हॉलीडे है तो 14 अगस्त 2018। और इससे नेक्स्ट बच्चों 31 मई 2018 1 मंथ। तो अब बच्चों 31 मई एक महीना, मैं कहूँगा 31 जून, आप कहोगे सर जून में 31 थोड़ा होता है, जून में तो 30th। तो ठीक है बच्चों, फिर 3 दिन ग्रेस के, जुलाई 1 2 3, तो 3 जुलाई आ जाएगा, लिखा हमने 31 मई 2018 1 मंथ। तो यहां पर बच्चों 3 जुलाई, ये बच्चों हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है फाइंड आउट मैच्योरिटी डेट्स ऑफ द बिल्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो बच्चों ये 6 केसेस दे रखे हैं और नीचे हमें कहता है इमरजेंसी हॉलीडे 22 सितंबर। तो अगर किसी में मैच्योरिटी डेट 22 सितंबर आई तो हम एक दिन बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? डेट ऑफ बिल पीरियड। तो पता क्या है बच्चों, जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए तो मैंने आपको एक एक डेट अलग अलग लिख के कराई। अब एग्जाम में मान लो मैं जल्दी करना चाहता हूं और बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर स्पीड पे कैसे किया जाए? तो बच्चों पहले जैसे इन्होंने लिख रखा है ना, सीरियल नंबर, डेट ऑफ बिल, पीरियड, ये तीनों पहले ही लिख देंगे और फिर लास्ट कॉलम जो है हमारा, उसमें क्या लिखना है हमें? मैच्योरिटी डेट, वो उसी साथ साथ निकलती रहेगी। तो हमने ऐसे किया बच्चों, सीरियल नंबर, इसके बाद डेट ऑफ द बिल्स, पीरियड, और लास्ट वन बच्चों मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। हमने बच्चों पहले स्टेटमेंट जैसे है ना एच डी लिख ली, 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये डेट एच डी लिख रहा हूं जैसी दे रखी है क्वेश्चन में से, एच डी। यहां अगर हम देखें बच्चों तो 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 60 डेज, 30 डेज, 3 मंथ्स और 2 मंथ्स, ये हमने स्टेटमेंट एज इट इज लिख दी बच्चों। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? आप कहोगे सर मैच्योरिटी डेट, तो 1 बाय 1 करके करते हैं। 29 जून और बच्चों 3 मंथ्स। मेरे से कोई पूछे क्या आएगा, मैंने कहा देखो, एक महीना 29 जुलाई, फिर 29 अगस्त, फिर 29 सितंबर, 3 दिन ग्रेस के, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर को बच्चों गांधी जयंती, तो मतलब गेस्टेड हॉलीडे एक दिन पहले, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अक्टूबर। बिना कहे बिल आफ्टर डेट होते हैं, तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन बिल आफ्टर डेट के अकॉर्डिंग है। इसी तरह 21 अप्रैल 4 मंथ्स, तो बच्चों करते हैं 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त, उसके बाद 3 दिन ग्रेस के, तो बच्चों 24 अगस्त। आप यूं समझो कि एक बार समझ आ गए फिर तो कुछ है ही नहीं, जल्दी हो जाते हैं। और जैसे बच्चों 31 जुलाई है, 60 डेज का है, तो मेरे से कोई पूछे कैसे होगा, मैंने कहा देखो जुलाई 31 से काउंट करने हैं, तो जुलाई में तो कोई दिन बचा नहीं है। उसके बाद अगस्त, क्योंकि यहां से 60 डेज काउंट करने हैं, तो 31। सितंबर आप कहोगे 29 सर 60 बनाने के लिए, मैंने कहा ठीक है। अब इसमें 3 दिन ग्रेस के, तो हमने किया 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। अब बच्चों 2 अक्टूबर को तो क्या है? गेस्टेड हॉलीडे, तो 1 अक्टूबर आ जाएगा 2018। अब इससे नेक्स्ट बच्चों 20 अगस्त 30 डेज। मुझे ये याद रखना है कि जैसे 20 अगस्त आपकी डेट ऑफ बिल है, तो इस दिन को तो लेना नहीं है, इसे आगे के 30 दिन गिनने हैं। तो मैंने यहां देखो बच्चों ऐसे लिखा अगस्त 20। अब अगस्त में 31 डेज होते हैं बच्चों, तो 11 दिन तो अगस्त के हो गए।
उसके बाद आप कहोगे सर टोटल 30 दिन बोले हैं, मैंने कहा फिर आगे सितंबर के कितने 19 30 बनाने के लिए, और इसमें बच्चों 3 दिन ग्रेस के ऐड किए 20th 21 22। अब जो 22 सितंबर है, 22 जो सितंबर है उस दिन तो उसने इमरजेंसी हॉलीडे बता रखी है, तो बच्चों क्या हो जाएगा 23 सितंबर, तो हमने लिखा। इसमें बच्चों आगे 22 नवंबर 2018 3 मंथ्स, तो मैं यहाँ काउंट करता हूँ 3 महीने। मैंने ऐसे किया बच्चों 22 दिसंबर, 22 जनवरी, 22 फरवरी, और फिर बच्चों 3 दिन ग्रेस के, आप कहोगे सर 25 फरवरी 2018, और इसके बाद बच्चों 28 दिसंबर 2 महीने। अब जो 2018 है ना, इससे नेक्स्ट ईयर है 2019। जो 2019 है बच्चों वो एक नॉन लीप ईयर है, तो मैंने यहाँ 28 दिसंबर से 2 महीने गिने, आप कहोगे सर 28 जनवरी 28 फरवरी 2019, और मैंने कहा 3 दिन ग्रेस के, आप कहोगे 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च। अगर वो लीप ईयर होता तो फिर 29 फरवरी भी गिनते और फिर 2 दिन रह जाते। तो यहाँ बच्चों 3 मार्च 2019, ईयर चेंज करना नहीं भूलेंगे जब हम नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे। तो बच्चों ये भी 2019। जैसे बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें ना यहाँ 14 अगस्त लिखा गया, जबकि यहाँ क्या आएगा हमारा 17 अगस्त। तो ये बच्चों हमारे आंसर आ गए। अब एक बार फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले बच्चों बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके ऊपर डेट लिखी है 12 जुलाई, पेबल है 3 मंथ्स आफ्टर डेट। बच्चों सिर्फ ड्यू डेट्स निकालनी है, तो मैं वैसे नहीं लिखूंगा सीरियल नंबर, डेट ऑफ द बिल, सिर्फ ड्यू डेट की बात की है तो मैं वही ड्यू डेट कैलकुलेट कर दूंगा। एक बार बच्चों पहले हम अपने पास कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। अगर मैं आपसे कहूं 12 जुलाई तो 3 महीने, आप कहोगे 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर, 3 दिन ग्रेस के, तो बच्चों 15 अक्टूबर। तो हमने लिखा यहाँ। आपसे पूछा क्या है कि आप ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट कर दो। बच्चों आप ये याद रखना, जैसे हमारे क्वेश्चन जो हैं उसमें हम करती बार मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट में वैसे डिफरेंस नहीं करते, लेकिन थियोरेटिकली अगर हम अपनी स्टडी को पढ़ें तो वो क्या कहती है कि मैच्योरिटी डेट के लिए आपको ड्यू डेट में 3 डेज ऐड करने पड़ेंगे तो मैच्योरिटी डेट आती है। मतलब ड्यू डेट क्या है, अगर आप मेरे को 1 महीने का बिल कहते हैं 1 सितंबर से, तो मैं कहूंगा 1 अक्टूबर, और आप कहते हैं मैच्योरिटी डेट, मैं कहूंगा इसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दो। तो यहाँ पर बच्चों हमने सबसे पहले लिखी ड्यू डेट्स मतलब मैच्योरिटी डेट्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो हमारे को हर एक केस में बस ड्यू डेट बतानी है, नथिंग एल्स। अब 12 जुलाई का बिल है, 3 महीने का है बच्चों, तो हमने किया 12 अगस्त, 12 सितंबर, 12 अक्टूबर, 3 दिन ग्रेस के ऐड किए, तो कितना हो गया बच्चों हमारा 15 अक्टूबर 2019। ये पहला आंसर आ गया। अब सेकंड करते हैं। हमें कहता है ए प्रोमिसरी नोट डेटेड 31 मार्च 2019 पेबल 90 डेज आफ्टर डेट। अब बच्चों 31 मार्च, आप यहां काउंट करो पहले। आप कहोगे सर मार्च 31 से 90 दिन गए हैं, मार्च में तो कोई डे बचा ही नहीं। अब हमने अप्रैल लिखा 30, मई लिखा बच्चों 31, जून 29, ताकि टोटल क्या बन जाए 90 डेज। बच्चों हमें बड़ा सिंपल करना है चीजों को, क्योंकि आप यहां से चले इसके जितने दिन रहते होते मार्च के वो लिख देते, लेकिन उसका तो कोई डे बचा ही नहीं है। उसके बाद मेरे से कोई पूछे इससे आगे, मैं कहूंगा सिंपल देखो ना, मार्च 0 दिन, अप्रैल 30, मई 31, यहां तक 61 डेज हो गए। तो अब 90 के लिए जून के कितने दिन 29 और 3 दिन बच्चों ग्रेस के, तो आप कहोगे जून 30, जुलाई 1, जुलाई 2। तो बच्चों जो जुलाई 2 है वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर मैच्योरिटी डेट, तो हमने लिख दी। आपको सिर्फ यहाँ आंसर लिखना है 2 जुलाई 2019। इससे नेक्स्ट ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेटेड 5 अगस्त 2019 पेबल 60 डेज आफ्टर साइट। बच्चों यहाँ ये ध्यान रखना एक्सेप्टेंस की डेट से पीरियड काउंट होगा। इसने आपको एक्सेप्टेंस की डेट दे रखी है 10 अगस्त, तो 60 दिन कहां से काउंट करोगे 10 अगस्त से। आप कहोगे 5 अगस्त का तो कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ 10 अगस्त से काउंट करना है। अब अगस्त की 10 तो है, उसके बाद 60 दिन की बात हो रही है। 31 में से 10 गए तो 21, सितंबर 30,
यहाँ तक टोटल 51 डेज हो गए। तो मेरे से कोई पूछे अक्टूबर, तो मैं कहूंगा अक्टूबर के 9 ताकि 60 हो, और 3 दिन बच्चों ग्रेस के, तो क्या हो जाएगी 12 अक्टूबर। तो हमने लिखा यहाँ थर्ड केस 12 अक्टूबर 2019। हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेटेड 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। हमने ये जो 60 दिन है ये कहाँ से काउंट किए हैं, एक्सेप्टेंस की डेट से। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 30 जून 2019 पेबल 3 months आफ्टर डेट। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, पेबल कितने टाइम बाद है, आप कहोगे 3 months आफ्टर डेट, तो मैं कहूँगा अच्छा 30 जून से 3 महीने, तो बच्चों 30 जुलाई, 30 अगस्त, 30 सितंबर। अब सितंबर के 30 ही लास्ट डेट होती है, 3 दिन ग्रेस के, आप कहोगे 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, तो बच्चों 3 अक्टूबर लिख देंगे। हमारे को सिर्फ बच्चों ड्यू डेट बतानी है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3 अक्टूबर 2019। इससे नेक्स्ट है बच्चों, और इसका लास्ट है, उसके बाद 5th क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए प्रोमिसरी नोट डेटेड 27 नवंबर 2018। इसके बाद अभी बच्चों हम डिस्कस करेंगे प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है और कंप्यूटेशन तो सेम होना है। अभी डिफरेंस पढ़ लेंगे कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से कैसे डिफर करता है। ए प्रोमिसरी नोट डेटेड 27 नवंबर 2018 पेबल 60 डेज आफ्टर डेट विदाउट ग्रेस। अब पहले ही टर्म्स में डिसाइड हो गया कि उसने कहा ग्रेस के दिन ऐड नहीं होंगे, फिर थोड़ा ऐड होंगे बच्चों। जब उसने क्लियर आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि ग्रेस के ऐड नहीं होंगे, तो अगर मैं आपको कहूं 27 नवंबर 2018, तो अभी सुनना बच्चों कैसे होगा। नवंबर के टोटल 30 होते हैं, उसमें से 27 छोड़ दो, तो आप कहोगे नवंबर के 3, दिसंबर के 31, ये बच्चों 34। अगर हम 60 में से लेस करेंगे तो जनवरी के 26, लेकिन 26 जनवरी को गस्टेड हॉलीडे है, तो 25 जनवरी, और 2018 है, तो बच्चों हम 2019 कर देंगे, तो हमारा आएगा 25 जनवरी 2019। तो ऐसे करके बच्चों हमने आंसर लिख दिए सिर्फ ड्यू डेट्स। अब देखो बच्चों एक बार 5th, कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट ऑफ द फॉलोइंग बिल। तो एक बार लिख लेते हैं बिल में क्या है। डेट ऑफ ड्रॉइंग 12 मार्च 2018, और एक्सेप्ट कब हुआ है 15 मार्च 2018, पीरियड 2 months, और नेचर ऑफ बिल क्या है आफ्टर साइट। आप कहोगे सर आफ्टर साइट में तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखी जाएगी, एक बार लिख लेते हैं। बिल की डेट ऑफ ड्रॉइंग क्या है आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसकी नेचर क्या है आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो बच्चों डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, हम कहेंगे 15 मार्च 2018। पीरियड कितने टाइम का है, पीरियड ऑफ बिल है बच्चों 2 महीने। तो मेरे से कोई पूछे मैच्योरिटी डेट 15 मार्च से 15 अप्रैल 15 मई, 3 दिन ग्रेस के, तो 18 मई 2018, ये हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों 6th क्वेश्चन, फिर वो इस तरह के क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे, फिर मैं आपको प्रोमिसरी नोट समझाता हूँ। ए बिल इज ड्रॉन ऑन 5th February 2018 फॉर 1 month आफ्टर साइट। अगेन बच्चों आफ्टर साइट है, तो ड्रॉन की डेट आप कहोगे रेलेवेंट ही नहीं है। इट्स डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 12th February 2018, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। तो आप सबसे पहले एक्सेप्टेंस की डेट लिखो, और 1 month आफ्टर साइट है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, किस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ 12th February 2018। पीरियड ऑफ बिल, कितने पीरियड का है बिल बच्चों, मेरे से कोई कहे मैं कहूंगा 1 month, तो अब आप मेरे से कहेंगे मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी बच्चों, 12 फरवरी से 1 महीना, 12 मार्च, 3 दिन ग्रेस के, 15 मार्च, 15 मार्च 2018। तो ये बच्चों हमारा 15 मार्च 2018 आ गया। तो अब बच्चों मैं ना आपको प्रोमिसरी नोट बता रहा हूं, जैसे क्वेश्चन में यूज हुआ था, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 2 ही चीजें यूज होती है चैप्टर में, बिल और प्रोमिसरी नोट। दोनों में अभी डिफरेंस भी समझ लेंगे, पहले उसको लिखकर देख लेते हैं कि प्रोमिसरी नोट कैसे लिखा जाता है। बच्चों जैसे
बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो हम बिल बोलते हैं वर्ड, उसमें ना बच्चों 3 पार्टीज होती हैं टोटल। 2 मेन पार्टी होती हैं, ड्रोअर और ड्रॉई। सिमिलरली यहां पर टोटली 2 पार्टीज होती हैं, एक मेकर। बच्चों मेकर वो पर्सन होता है जिसने खरीदा है सामान, एक तरह से डेटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों, वहां पर ड्रोअर बिल लिखता है जिसने पैसे लेने हैं, यहां पर बच्चों बायर लिखता है प्रोमिसरी नोट, प्रोमिस करता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा इतने मंथ्स बाद। इसमें इसलिए एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं होती। दूसरी पार्टी होती है बच्चों पेई। पेई वो पर्सन है जिसको लास्ट में पैसे मिलेंगे। आप इसको कह सकते हो सेलर या फिर आप कह सकते हो क्रेडिटर। मैं यहां लिख रहा हूं कि ये है कौन, द मेकर हु ड्रॉ इट एंड साइन इट। इस पे साइन भी मेकर के ही होते हैं। इट इज ए प्रोमिस। ये ना बच्चों मेकर लिखकर पेई को देता है जिसके उसने पैसे देने हैं। वो प्रोमिस कर रहा है कि मैं 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। पेई कौन है, वो पर्सन जिसको मैच्योरिटी पर पैसे मिलने हैं। पेई हु विल रिसीव द अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। अब पहले ये समझ लेते हैं कि इसका स्पेसिफिक क्या है, इसको लिखते कैसे हैं। हमने पहले बिल सीखा है और उसी के साथ अब ये प्रोमिसरी नोट को हम रिलेट कर पाएंगे। तो बच्चों मैं यहां लिखूंगा 2 लाख जो ऊपर मैंने लिखा है, यहां पोस्टेज स्टैम्प बिल्कुल सेम ऊपर की तरह। यहां बच्चों प्लेस, आप एक बार देखो ये लिख रखा हमने, बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। और वही सारे बेनिफिट हैं जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के हैं, बस वो एक ऑर्डर है जिसने पैसे लेने हैं वो लिख रहा है और इसको जिसने पैसे देने हैं वो लिख रहा है। तो हम यहाँ डे लिख देंगे बच्चों, कोई भी डेट हमने लिख देनी है अलग से, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दी 12 जून 2020। अब बच्चों इसको लिखते कैसे है वो समझना। वैसे ही 2 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे मिस्टर, जैसे मैं यहां मान रहा हूं गौरव अरोड़ा, और ऑर्डर या फिर वो जिसको कहेगा, यहां पर ये पे ही है या इसके ऑर्डर पर जिसको पेमेंट मिलेगी, द सम ऑफ रुपीज 2 lakhs ओनली फॉर वैल्यू रिसीव। तो इसको जिसने पैसे देने हैं उसने प्रोमिस कर दिया, और यहां पर वो कहेगा कि ये मैं प्रोमिस किसको कर रहा हूं, टू गौरव अरोड़ा। उसके सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, उसका हम एड्रेस लिख देंगे। जैसे मैं मान रहा हूं 1345/28 अर्जुन नगर रोहतक। और ये लिखा किसने है, मैं मान लेता हूं हितेश, तो वो अपने साइन कर देगा और यहां पर अपना एड्रेस लिख देगा। तो ये बच्चों प्रोमिसरी नोट हो गया। अब यहां पर अगर मेरे से कोई पूछे कि ये गौरव अरोड़ा, तो मैं कहूंगा ये पेई या तो ये बिल को अपने पास रखेगा प्रोमिसरी नोट को, या फिर आगे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो जिस भी पर्सन को लास्ट में पेमेंट मिलनी है बच्चों, वो पर्सन पे ही होगा। अब इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो हितेश जिसने बिल साइन किया है वो मेकर है बच्चों। इसकी लाइबिलिटी किसी भी केस में शिफ्ट नहीं हो सकती, इसी को ही लास्ट में इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि इसने प्रोमिस कर रखा है। तो अभी हम यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। बिल और इसमें जब अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो बच्चों कोई अलग नहीं है, वैसे ही डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं, वैसे ही मैच्योरिटी कैलकुलेट होती है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो ऑर्डर है, ये प्रोमिस है। उसमें 3 पार्टी होती हैं, ड्रोअर ड्रॉई पेई। इसमें 2 पार्टी होती है, मेकर और पेई। वो बच्चों ड्रोअर लिखता है जिसने पैसे लेने हैं, क्रेडिटर, और इसको डेटर लिखता है। इसमें जो लाइबिलिटी है वो ड्रोअर की भी हो सकती है जो बिल में, अगर मान लो बच्चों जो लिखने वाला है उसने
ड्रॉई के ऊपर बिल लिखा, ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया, कल को उसने इस बिल को बैंक को दे दिया। अब मान लो मैच्योरिटी पर ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्वेश्चन आता है पैसे किसको देने पड़ेंगे, मैं कहूंगा लिखने वाले को, लेकिन उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है। सेकेंडरी का मतलब जब ड्रॉई पेमेंट नहीं करेगा, ड्रॉअर ने उस बिल को आगे किसी को एंडोर्स कर रखा है, बैंक को दे रखा है, तभी इसकी लाइबिलिटी अराइज होगी। जबकि मेकर की लाइबिलिटी बच्चों प्राइमरी है, वहां पर जो बच्चों प्रोमिसरी नोट लिख रहा है उसी को ही तो पेमेंट करनी है, तो उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी नहीं है कि इवेंट बेस्ड, प्राइमरी है। अब बच्चों इसके अलावा आपको कुछ और याद नहीं रखना, आपको सिंपली ये समझना है कि अकाउंटिंग करती बार सेम रहेगा। अब मुझे आपको अकाउंटिंग सिखानी है, तो एक बार आप समझना कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बच्चों इसमें ना 4 सिचुएशन कर सकते हैं हम बिल के साथ। तो उसमें अभी हम पहली सिचुएशन फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। सिचुएशन फर्स्ट 4 टोटल हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगी। तो सिचुएशन फर्स्ट मेरे से कोई पूछे क्या होती है, मैं कहूंगा व्हेन बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉअर टिल मैच्योरिटी। वो बिल को अपने पास रखता है, ना तो बैंक से डिस्काउंट कराता है, ना ही इंडोर्स करता है, बिल को अपने पास रखता है। तो अकाउंटिंग कैसे होगी, तो बच्चों इसमें जो हमने क्वेश्चन दे रखा है ना फर्स्ट, उसमें 2 पार्टीज हैं, एक्स और वाई। एक्स ना सेलर है, तो हम यहां मान भी वही लेते हैं, बुक्स ऑफ एक्स सेलर और बुक्स ऑफ वाई बायर। आप बच्चों आराम से एंट्री सीखेंगे कि जर्नल होती किस तरह से है इसकी। तो सबसे पहले आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, फिर उसी के लिए हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मान रहे हैं बच्चों, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स ने वाई को गुड्स बेची। मेरे से कोई पूछे क्या एंट्री होगी, मैं कहूंगा देखो एक्स की बुक्स हैं, सेलर है ये, तो आप ये समझो कि वाई जिसको हमने गुड्स बेची हैं वो रिसीवर हो गया एक्स के लिए, एक्स की बुक्स में उसको डेबिट करेंगे। और बच्चों सेल जब भी आप करते हो तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, क्यों, इनकम है, तो हमारी एंट्री बनी वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये फर्स्ट हो गई। सेकंड है बच्चों, अब इसने गुड्स बेच दी तो इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, तो हम यहां लिखेंगे एक्स ड्रॉ बिल ऑन वाई विच ही एक्सेप्टेड। अब बच्चों हमने पहले पैसे किससे लेने हैं, वाई से, हमने उसके ऊपर बिल लिख दिया। अब बिल लिखने का फायदा क्या है कि वो डॉक्यूमेंट उसको हम कहीं पर इंडोर्स कर सकते हैं, बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। मतलब अब हमने एक तरह से वाई से पैसे नहीं लेने, देने तो उसी ने है, लेकिन उस बिल से पैसे लेने हैं, जो वो डॉक्यूमेंट है उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिल जाएंगे। अपने पास रखेंगे तो बिल दिखाकर वाई से पैसे मिलेंगे, बैंक से जाकर डिस्काउंट करा सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं। तो बच्चों इसकी एंट्री हमारी होती है, वाई को हम क्रेडिट कर देंगे कि अब हमें वाई से पैसे नहीं लेने, बिल से पैसे लेने हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, वाई की जगह ओपन कर दिया। अब हमारे लिए डेटर वाई नहीं रहा, बल्कि ये बिल हो गया जिसके अगेंस्ट हमें मैच्योरिटी पर पेमेंट मिलनी है। पर बच्चों अब आ गई मैच्योरिटी 2 महीने बाद, मैं ये मान लेता हूं ये जनवरी 1 है, उसी दिन हमने बिल ड्रॉ कर दिया। 2 महीने का बिल था बच्चों, फरवरी 1, मार्च 1, 3 दिन ग्रेस के, मार्च 4। और यहां मैं मान रहा हूं कि बिल की पेमेंट हमें मिल गई मैच्योरिटी पर, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट बिल ऑन मैच्योरिटी। अब मैं वाई को तो अपनी बुक से पहले ही हटा चुका हूं, मेरे को तो इस बिल के अगेंस्ट पैसे लेने हैं, और मिलते ही मैं क्या करूंगा, ये पर्सनल अकाउंट है, मार्च 4 को बच्चों 2 महीने का मान रहा हूं बिल, फरवरी 1, मार्च 1, 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दिए। मैं यहां एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, कि बिल रिसीवेबल गिवर, क्योंकि उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिले हैं और पैसे मिले हैं तो मेरा बैंक रिसीवर। ये बच्चों आपने 3 एंट्री पास कर देनी है, किसकी बुक में, सेलर की बुक में, जिसने बिल ड्रॉ किया है। अब आ जाओ आप बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला बच्चों मैं कहूंगा वाई परचेज्ड
गुड्स फ्रॉम एक्स, वाई ने गुड्स खरीदी हैं एक्स से, तो हमारी एंट्री क्या होगी बच्चों? जनवरी 1 को मैं कहूंगा परचेसिस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अगर आप किसी से गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स परचेज के लिए वाई की बुक्स हैं बच्चों, तो हमने ये देखना है कि एक्स गिवर है क्योंकि हमने उससे गुड्स खरीदी हैं, और परचेज गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? परचेसिस एक्सपेंस है, डेबिट। अब वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, ये जो सा बिल ड्रॉ किया था ना, तो हम यहां लिखेंगे वाई गिवन हिज एक्सेप्टेंस ऑन बिल। तो हमने बिल के ऊपर एक्सेप्टेंस दे दी कि हम मैच्योरिटी पर कर देंगे पेमेंट। तो अब हमें एक्स के पैसे नहीं देने, उस बिल के पैसे देने हैं। तो बच्चों सेम डेट को जब हम बिल एक्सेप्ट करेंगे तो एक्स रिसीवर हो गया, उसकी जगह हमने किसके पैसे देने हैं? बीपी के, टू बिल्स पेएबल अकाउंट। और अब आ जाओ बच्चों मैच्योरिटी पर, हम यहां लिखेंगे अमाउंट पेड, अमाउंट पेड अगेंस्ट बिल। कोई भी आता चाहे बैंक चाहे एक्स, हमने तो बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है ऑन मैच्योरिटी। तो बच्चों जब हम बिल के अगेंस्ट पेमेंट करेंगे तो यहाँ अगर बीपी गिवर था, हमने एक्स की जगह उसको क्रेडिट किया था, तो मैच्योरिटी पर रिसीवर हो गया क्योंकि हमने उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट की है। और बैंक से हमारे पैसे जाएंगे तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जब फाइनल पेमेंट रिसीव्ड होती है या की जाती है तो बैंक के थ्रू होती है। एक बार बच्चों एंट्री को रिपीट कर लेते हैं इंडिविजुअली। एक्स की बुक्स में मैं कहूंगा वाई टू सेल पहली एंट्री, सेकंड बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और तीसरी एंट्री मैच्योरिटी पर होगी ये पैसे मिले हैं बिल के अगेंस्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब आ जाओ आप वाई की बुक्स में, उसने गुड्स खरीदी हैं, परचेसिस अकाउंट डेबिट टू एक्स, उसने बिल एक्सेप्ट किया है एक्स का, एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, और मैच्योरिटी पर जब बिल के अगेंस्ट पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से बच्चों हमारी अकाउंटिंग होगी। आपको हर एक अकाउंट का नेचर पता होना चाहिए, सेल नॉमिनल अकाउंट, वाई पर्सनल अकाउंट, बिल रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट। हम उसी के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, परचेस नॉमिनल अकाउंट, एक्स पर्सनल अकाउंट, बीपी पर्सनल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट। तो आपने बायर की बुक्स में एंट्री समझ ली, सेलर की बुक में समझ ली। पहली सिचुएशन में जब बिल को टिल मैच्योरिटी सेलर अपने पास रखता है, आप बच्चों याद रखना 4 सिचुएशन टोटल कराऊंगा, बायर की बुक में एंट्री सेम रहेगी। उसको क्या फर्क पड़ता है कि सामने पेमेंट लेने एक्स आया है, बैंक आया है या कोई और पर्सन, उसने तो अपने बीपी के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, तो वो बिल पेएबल को रिसीवर मानेगा और पेमेंट कर रहा है तो टू बैंक अकाउंट। तो बाय बच्चों।